आई थिंक 70, ओके 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। सो तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद मैं इसी का आधा घंटे में तो बन गया था, 1 घंटे में ये बन गया था पीपीटी, बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसके बाद मुझे टाइम मिला नहीं। फ्री बैठे थे लेकिन चला नहीं सकते, नहीं मेरी बेटी रानी इसमें कूद पड़ेंगी। ठीक है, चलो टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो अवयस्क होता है, तो अवयस्क कौन होता है, जो 18 साल से कम उम्र का हो, है ना। सीधी सी बात है। क्या वो पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकता है कि नहीं। चाहो तो बेयर एक्ट में देख लो, हमने जो पीपीटी बनाई है उसपे देख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, होता है कि नहीं का एक ही जगह आंसर 2 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, एक अवयस्क जिसे भागीदारी फर्म में लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या उसके अधिकारों या दायित्वों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है ना, मतलब ये 3 चीज पूछ रहा है। ठीक है, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो एक बात याद रखना, ये 3 चीज पूछ रहा है, तो सिर्फ अवयस्क का भागीदार हो सकता है कि नहीं ये लिख के मत आना। और क्या पूछ रहा है, 4 चीज पूछ रहा है। अवयस्क की स्थिति का वर्णन कीजिए, क्या भागीदार हो सकता है कि नहीं, 2 हो गया। तीसरा, अगर वो लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है तो उसके अधिकार क्या है, 3rd हो गया। और उसका दायित्व, 4 चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर 4 पेज का आंसर लिख रहे हो तो कोशिश करो चारों लिखो। ठीक है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, तो कहाँ है। उससे पहले हम देख लेते हैं अवयस्क कौन है, माइनर कौन है। ठीक है, कौन है माइनर। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट, भारतीय वयस्कता, वयस्कता का मतलब क्या होता है, जो 18 साल से ऊपर है, कि धारा 3 के अनुसार वह व्यक्ति वयस्कता की आयु अर्थात वह व्यक्ति जो वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया है वो नाबालिग होगा। तो ये गूगल ट्रांसलेशन है, आपको अवयस्क लिखना है, नाबालिग भी लिख सकते हो, कोई गलत शब्द नहीं है। ठीक है, तो वयस्कता की आयु क्या है, 18 साल। ओके, ठीक है, वह व्यक्ति जो वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया है, तो वयस्कता की आयु क्या है, 18 साल। तो जो 18 साल का नहीं हुआ है वो क्या है, अवयस्क है, नाबालिग है। इस लॉ के अनुसार, तो भारतीय मेजोरिटी एक्ट, मेजोरिटी यहाँ किसी के वोट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वयस्कता की बात कर रहा है। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 3। ठीक, उसके बाद चलो देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। तो सेक्शन 4 हमने सुबह क्लास देखी थी, उसमें हमने पहले देखा था पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या थी, जहां कई व्यक्ति क्या कर रहे थे, रिलेशनशिप बना रहे थे। कैसा रिलेशनशिप, बाय कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज के लिए, कोई ऐसा व्यवसाय करने के लिए। व्यवसाय में क्या आता है, हमने देखा था 2B में, ऑक्यूपेशन, जो खानदानी व्यवसाय हो, या कोई वृत्ति हो, प्रोफेशन हो, ठीक है, या कोई प्रकार का व्यापार हो। ये तीनों चीज किसमें आती है, व्यवसाय में आती है। कोई व्यवसाय करने के लिए कई व्यक्ति मिलकर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसमें जो लाभ होगा उस व्यवसाय को करने से उन सभी व्यक्तियों में बराबर बटेगा, और अगर कोई नुकसान होगा तो वो भी उन सब व्यक्तियों को पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, सभी को बराबर बराबर उठाना पड़ेगा, जितने भी लोग मिलकर उस व्यवसाय को कर रहे हैं, जो एज ए पार्टनर संविदा करके कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सुबह देखा था कि से मान लो ABC 3 लोग हैं। ठीक है, ए है, ओके, बी है, बिना पेन टैब के नहीं हो पा रहा है ना, और ये सी है। ठीक, अब ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक फर्म बना रहे हैं। मान लो तीनों ने हॉस्पिटल खोला, या है ना, तीनों ने क्या किया, हॉस्पिटल खोला। अब हॉस्पिटल में जो लाभ होगा और जो हानि होगी तीनों को बराबर उठाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने फर्म खोलने के लिए क्या किया है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब जो व्यक्ति हॉस्पिटल में अलग से काम करने आ रहे हैं, एज ए स्टाफ, एज ए सर्वेंट, वो इसके पार्टनर नहीं होंगे। ठीक है, हाँ उनको सैलरी मिलेगी, बट ना उनको इस फर्म से लाभ मिलेगा ना हानि मिलेगी। मान लो कि हॉस्पिटल की कमाई 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख में से क्या होगा, 1 लाख या 2 लाख सर्वेंट्स को और स्टाफ को सैलरी चली जाएगी। बाकी खर्चा, बिजली का बिल और
जो अदर मेंटेनेंस वगैरह सारा खर्चा होने के बाद, टैक्स होने के बाद 6 लाख बच रहा है। तो अब 6 लाख इन तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। बट किसी कारण से अगर कोई लॉस होता है हॉस्पिटल को, मान लो 15 लाख लॉस हुआ, ठीक है, तो स्टाफ या सर्वेंट की सैलरी में से वो लॉस नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सैलरी ले रहे थे, ठीक है, अपने कार्य को, जो वो कार्य कर रहे हैं उसका वो भुगतान ले रहे थे, ठीक है। लॉस कौन भरेगा? ये तीनों लोग बराबर बराबर भरेंगे, क्योंकि सारा लाभ भी यही ले रहे थे, ठीक। ये क्या है? मालिक है। जो मालिक है वही लाभ लेगा, वही नुकसान भी उठाएगा, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी की, जिन्होंने पार्टनरशिप की है, उन्हें क्या कहते हैं? हर व्यक्ति को, उसमें से हर एक व्यक्ति, जैसे यहाँ पे ABC था, तो यहाँ पे ABC तीनों ने मिलकर क्या किए? पार्टनरशिप, भागीदारी की है। A पार्टनर होगा, एक B एक पार्टनर होगा और C एक पार्टनर होगा, ठीक है। ये तीनों अलग अलग अपने आप में एक पार्टनर है, ठीक है। और जो ये कार्य कर रहे हैं, जिस चीज के लिए इन्होंने संविदा की है, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय को क्या कहते हैं पता है? फर्म कहते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी तो कहा मैम आप तो हॉस्पिटल बोली थी। नहीं, इन्होंने जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको फर्म कहेंगे, फिर उस फर्म को कोई नाम देंगे। मान लो इन्होंने हॉस्पिटल खोला, उस हॉस्पिटल को कोई नाम दिया। मान लो इन्होंने डेयरी खोली, फिर डेयरी को कुछ नाम दिया। मान लो इन्होंने लाइब्रेरी खोली, तो अगर पार्टनरशिप में खोल रहे हैं तो लाइब्रेरी एक क्या है? फर्म है। और फिर उसको जो वो नाम दे रहे हैं लाइब्रेरी को, उसको फर्म नाम कहा जाएगा। ये सारी चीजें हमने सुबह अच्छे से बेयर एक्ट में डिस्कस की थी, ठीक है। क्या हो रहा है? कोई कॉल कर रहा है कि फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? एक मिनट, मुझे देख। तो हमें क्या देखना है? एक माइनर का राइट्स देखना है, ठीक है। एक अवयस्क का जो 18 साल से कम है उसका राइट देखना है। तो सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि क्या एक माइनर अवयस्क संविदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है वो किसके थ्रू की जाती है? एक जो पार्टनरशिप होती है वो किसके थ्रू की जाती है? संविदा के थ्रू की जाती है। सेक्शन 4 में हमने देखा था, है ना। सेक्शन 4 में देखा था कि सेक्शन 4 में नहीं, सॉरी 5 या 6 में था, है ना, कि जो संविदा वो पार्टनरशिप की जाएगी वो संविदा के द्वारा की जाएगी, है ना। तो सीधी सी बात है, क्या एक माइनर एक अवयस्क संविदा कर सकता है? क्या एक अवयस्क कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कर सकता है। तो जब एक अवयस्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो सीधी सी बात है वो पार्टनरशिप कैसे करेगा? कौन है भाई? कौन है? किसका बैग? तो जब क्या कह ठीक है, जब एक माइनर क्या नहीं कर सकता, सीरीज में जितने भी तुम लोग के केस हैं सब इंपॉर्टेंट है, कुछ वो नहीं है, ठीक है। ये तो बस मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, मुझे मिल गया था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। बहुत सारे केस थे तो मैंने एक ही लिखे। इस केस में क्या क्या कहा गया था? श्री राम सरदारमल दिदवानी बनाम गौरी शंकर, ठीक है। यह माना गया कि नाबालिग अनुबंध करने में अक्षम है और इसलिए नाबालिग के साथ साझेदारी का अनुबंध नहीं किया जा सकता, जो हमने ऊपर पढ़ा कि। और इस केस में उसी को दोहराया गया है। क्या कहा गया है कि जब अवयस्क संविदा नहीं कर सकता तो वो क्या नहीं बन सकता? वो पार्टनरशिप की भी संविदा नहीं कर सकता, क्योंकि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार की संविदा क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। चलो ना, अब देखते हैं सेक्शन 30। ये आ गया, चलो सेक्शन 30 ऑफ IPA क्या बोल रहा है? IPA मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय भागीदारी अधिनियम। क्या कहता है? धारा 30, नाबालिग, नाबालिग की जगह तुम लोग अवयस्क शब्द यूज करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। नाबालिग भागीदार नहीं बन सकता, हालांकि वयस्क भागीदारों की सहमति से उसे भागीदारी में लाभों में शामिल किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज जो इस धारा से परे है उसे पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वैध नहीं माना जा सकता। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये बोल रहा है कि जो माइनर है, ठीक है, जो माइनर है वो क्या नहीं कर सकता? पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है, नहीं बन सकता।
ओके। लेकिन लेकिन अगर अन्य पार्टनर चाहें तो उसको प्रॉफिट के लिए मिला सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट के लिए उसको अपने पार्टनरशिप में मिला सकते हैं, लेकिन तब भी वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। क्यों? देखो, एक पार्टनर का हमने सेक्शन 4 में देखा, क्या मिलता है? सारा लाभ मिलता है। क्या मिलता है? सारा प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को, ठीक है, मिलता है ना सारा प्रॉफिट। बट एक पार्टनर को सारा लॉस भी तो उठाना पड़ता है, और चूंकि माइनर संविदा कर नहीं सकता तो हम उसको प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन हम उससे लॉस नहीं ले सकते, है ना। इसीलिए उसको हम क्या नहीं बना सकते, पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है। राइट्स ऑफ माइनर, देखो ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में जिसको भी देना हो सेम टू सेम मैं हिंदी में समझाऊंगी, हो तो इंग्लिश वाला ही समझा दूंगी, नहीं तो इंग्लिश हिंदी वाला भी चलते हैं, क्योंकि तुम सबके सब अभी हिंदी वाले ही हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम है, नो नथिंग एक्स्ट्रा। चलो, माइनर के राइट्स क्या है? साझेदारी के लाभों में शामिल आवयस को पूर्ण साझेदार के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर किसी माइनर को पार्टनरशिप एक्ट में लाभ के लिए ऐड किया गया है, ठीक है, क्या देने के लिए? प्रॉफिट को देने के लिए। तब जो जो प्रॉफिट एक पार्टनर को मिलता है, वो सारे प्रॉफिट, उस सारे अधिकार किसको मिलेंगे? माइनर को मिलेंगे, ठीक है। अगर उसे ऐड कर दिया गया है तो जैसे एक पार्टनर को शेयर मिलता है, जो हिस्सा मिलता है, ठीक है, जो लाभ मिलता है, वो सारे लाभ किसको मिलेंगे? माइनर को मिलेंगे। लेकिन अभी वो पार्टनर नहीं है, मतलब ये समझो कि एक पार्टनर बनने के बाद जो भी अधिकार एक पार्टनर के होते हैं लाभ में, वो सारे अधिकार अवयस्क के होंगे। ऐसे नाबालिग की फर्म की लेखा पुस्तकों तक पहुंचने की तथा उनकी प्रतियों को लेने का अधिकार है। देखो ये अधिकार किसका था? लेखा पुस्तक मतलब जो कागज का हिसाब किताब, पैसे का हिसाब किताब, टैक्स का हिसाब किताब, मतलब जितना भी फर्म का हिसाब किताब है, उसको हर एक पार्टनर को यह अधिकार था कि वो सारे कागज देख सकता है और उसकी एक कॉपी ले सकता है, ठीक है। ये अधिकार नाबालिग को भी दिया जा रहा है, लेकिन इसे एक अधिकार नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं है? ऐसी पुस्तकें जिसमें लेखा संबंधी मामले शामिल नहीं है। कौन सी पुस्तकें हो सकती हैं? मान लो कि कोई फर्म से संबंधित कोई सीक्रेट फाइल है, ठीक है, और ये सीक्रेट फाइल फर्म को चलाने के लिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए या किसी कंपनी से कोई संविदा करने के लिए संबंधित है, ठीक है। इसमें लेखा जोखा संबंधित कुछ नहीं है। तो ये अधिकार सिर्फ पार्टनर को प्राप्त है कि वो ऐसी फाइल देख सकता है सीक्रेट वाली, ठीक है, बट एक माइनर नहीं देख सकता। तो माइनर को सिर्फ लेखा जोखा वाला या बाकी सारे खर्चों वाला ही क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि वो जो लेखा जोखा और खर्चे वाले होते हैं वो क्या बताते हैं? कितना प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, और जब वो जानेगा माइनर कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो वो लाभ प्राप्त कर पाएगा। लेकिन चूंकि माइनर को लॉस नहीं उठाना है, और अगर उसने मान लो कोई सीक्रेट फाइल देख ली और उसको कहीं बेच दिया, ठीक है, या भेद खोल दिया और फर्म को नुकसान हो गया, तो नुकसान कौन भरेगा? पार्टनर भरेंगे ना, क्योंकि माइनर को तो लॉस देना नहीं है, है ना। ऐसा नाबालिग फर्म के ऋणों के लिए तीसरे पक्ष के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन उसकी देयता केवल साझेदारी की परिसंपत्तियों मुनाफों में उसके शेयरों तक ही सीमित होती है। अब बोल रहा है कोई लॉस हो गया किसी थर्ड पार्टी से, मान लो फर्म था एफ, है ना, और फर्म का क्या हो गया? एक्स कंपनी के साथ कोई लॉस हो गया, ठीक है। नाउ जो माइनर है उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अदर पार्टनर्स जो थे उनकी कुछ प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी, मतलब जो लाभ वो पा चुके हैं उन लाभ में से रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पार्टनर की बनती थी। लेकिन माइनर के साथ ये नहीं है, जो लाभ वो पा चुका है वो उसका हो गया है, लेकिन अगर कंपनी में उसका कुछ शेयर है, कंपनी में कुछ उसका प्रॉपर्टी है या कुछ लाभ उसको मिलने वाला है भी फ्यूचर में, तो ऐसी प्रॉपर्टीज पर दायित्व तो बनेगा कि जैसे अदर पार्टनर्स अपना अपना हिस्से का, मान लो 4 पार्टनर है, ठीक है, और 5 लाख का नुकसान हुआ है ना, तो
क्या किया जा रहा है, एक नाबालिग भी है, तो नाबालिग चूंकि पार्टनर नहीं होगा, इसको अलग से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पांचवा हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा, 5 लाख का नुकसान हुआ है, तो ये 4 लोग से बराबर बराबर हिस्सा लेना चाहिए, है ना, क्योंकि नाबालिग तो जिम्मेदार होगा नहीं। लेकिन अगर नाबालिग का कोई शेयर है उस फर्म में, तो उस फर्म के कारण, उस हिस्से के कारण, उस शेयर के कारण नाबालिग का उतना, जितने का भी शेयर है, चाहे अगर 1 लाख का है तो 1 लाख, 2 लाख का है, जितना उसके हिस्से में आ रहा है, अगर उतने के बराबर या उससे कम का, जितने का भी उसका बन रहा है, ठीक है, वो शेयर जिम्मेदार होगा, मतलब उस प्रॉपर्टी में जो हिस्सा प्रेजेंट में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, देखो, आई थिंक बीच में मैंने कुछ गैप कर दिया क्या? हाँ, चलो, चलो, उसके अधिकार, किसके अधिकार? नाबालिग के। और उसके दायित्व, उसकी ड्यूटीज, सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक नाबालिग के समान ही बने रहेंगे। नोटिस की तिथि के बाद फर्म द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उसका हिस्सा उत्तरदायी नहीं होगा। वह संपत्ति और लाभ के अपने हिस्सों के लिए भागीदारों पर मुकदमा चलाने का हकदार होगा। नाउ ये क्या है, देखो मैंने थोड़ा सा बीच में कहीं से मिस प्रिंट कर दिया इसको, ठीक है, हम बता रहे हैं क्या बोल रहा है ये बता रहा है कि जब तो मैंने छोड़ा है, ठीक है, ये बता रहा है कि जब माइनर, मान लो पार्टनर नहीं रह गया, ठीक है, अब मान लो उसने अपना एज ए, सॉरी पार्टनर तो था ही नहीं, उसने क्या किया, वो पार्टनरशिप से एकदम अलग हो गया, ठीक है, उसने कंपनी से अपने आप को एकदम अलग कर दिया, अब मुझे लाभ भी नहीं लेना है। ओके, चलो फिर से करते हैं क्या। मान लो कि माइनर जो है उसने क्या कर दिया है, दिमाग खराब करता है छोटा भाई, तुम पीट के मारते हो उसको। चलो, माइनर ने क्या किया है, अब अपना हर प्रकार का लाभ वाला रिलेशनशिप किसी भी कारण से समाप्त कर लिया है, तो क्या दायित्व बन जाता है उसका, उसके और अधिकार के दायित्व। देखो, पार्टनरशिप में एक बहुत, फर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर हमने वो पढ़ा होता, बेयर एक्ट पूरा पढ़ा होता, तो तुमको पता चल रहा होता, फर्म में कोई भी काम किया जाता है, कोई भी मेंबर जब ऐड होता है फर्म में या पार्टनरशिप में या छोड़ता है, तो एक नोटिस दी जाती है, ठीक है, नोटिस दी जाती है अखबारों में, पब्लिक में, ताकि सब लोग जान जाए। मान लो ए और बी कोई काम कर रहा है, फिर बी ए से अलग हो गया, ठीक है, और उसने अपना अलग से कोई काम शुरू कर दिया, तो वो लोग क्या करेंगे, अखबार में एक नोटिस देंगे ताकि सबको इस बारे में पता चल सके। अगर वो ऐसा नोटिस नहीं देते हैं और बी ने क्या किया, अलग होकर ए से उसी फर्म के नाम पर जिसमें वो ए के साथ था कोई लोन ले लिया, तो पुराना वाला फर्म ही जिम्मेदार होगा, ठीक है, सारा प्रॉब्लम किस पे आ जाएगा, ए के पास, ठीक। तो नोटिस देना, जो भी बदलाव हो रहे फर्म में, बहुत आवश्यक होता है, ठीक। नाउ क्या हो रहा है, छोड़ दिया। अब जब तक नोटिस नहीं दिया गया अखबार में कहीं पर भी, ठीक है, तो नाबालिग का क्या रहता है, उसके पहले के समान ही सारा अधिकार दायित्व तो बना रहता है, ठीक है। नोटिस की तिथि के बाद फर्म द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उसका हिस्सा उत्तरदायी नहीं होगा। अभी हमने पहले देखा कि अगर उनसे कोई नुकसान हो रहा था तो उसका हिस्सा उत्तरदायित्व था, ठीक है, लेकिन अब जब वो उसने अपना सारा दायित्व, क्या लाभ लेना ही बंद कर दिया है, तब उसका हिस्सा भी नुकसान के लिए दायी नहीं होगा, ठीक है। वह संपत्ति और लाभ के अपने हिस्से के लिए भागीदारों पर मुकदमा करने का हकदार होगा, ठीक है। आ गया लड़का, चलो, नाउ वो क्या हो रहा था, अब मान लो वो क्या हो गया है, दूसरा मेजर हो गया है, ठीक है, अभी तक वो क्या था, माइनर था, अब क्या हो गया, मेजर हो गया, वयस्क हो गया, 18 साल की आयु पूरी कर लिया उसने, ठीक है। यदि वयस्क होने के बाद, किंतु भागीदार बनने का चयन करने से पहले, जब वो 18 साल का हो गया,
तो उससे पूछा गया कि क्या तुम पार्टनर बनना चाहोगे, तो वयस्क होने के बाद और अवयस्क स्वयं को फर्म में भागीदार के रूप में प्रतिनिधित्व करता है और जानबूझकर प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुमति देता है, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जिसने ऐसे प्रतिनिधित्व के आधार पर फर्म को होल्डिंग आउट के आधार पर ऋण दिया है। होल्डिंग आउट एक रूल है, ठीक है, होल्डिंग आउट एक रूल है जो हम पढ़ेंगे। तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन है सीरीज में, उसमें ढेर सारे रूल्स दिए हैं, उसमें एक होल्डिंग आउट भी है, ठीक है, हम देख लेंगे उसको। तो हम यहाँ समझा दे रहे हैं क्या है। अब जो माइनर था, ठीक है, वो क्या हो गया, 18 प्लस का हो गया, 18 का हो गया है ना। और 18 का होने के बाद अभी उसने क्या, उससे पूछा गया क्या तुम पार्टनर बनना चाहते हो, ठीक है। अभी उसने चूज नहीं किया है कि उसको पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो कंपनी से उसको लाभ मिल रहा था उसको कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, छोड़ नहीं रहा है। और मान लो एक कोई व्यक्ति है, उसने फर्म को लोन दिया, ठीक है, या कोई काम किया फर्म के लिए, और जब उसने लोन दिया तो उसने देखा कि जो माइनर है वो अब भी फर्म में है। देखो इन लोगों ने नोटिस अभी नहीं दिया है कि जो है इन्होंने छोड़ा है कि एक्सेप्ट किया है, ठीक है, नोटिस देना जरूरी है। तो एक्स को कैसे पता चलेगा, जब वो वहां गया उसने देखा माइनर अब भी क्या है, फर्म में के लिए काम कर रहा है, तो एक्स ने इस आधार पर कि माइनर उसके लिए काम कर रहा है, माइनर को बहुत कुछ आता है, बहुत भरोसा रखता है, उसके भरोसे पर उसने फर्म को क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी दिया, किसी भी कारण से फर्म को कुछ प्रॉपर्टी दी, कुछ पैसा दिया, और फर्म को लेकिन नुकसान हो गया, ठीक है, फायदा नहीं हुआ। जब फर्म को फायदा नहीं हुआ तो अभी तक हमने देखा था कि माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब माइनर 18 साल का हो गया है, ठीक है, अब भले ही उसने पार्टनर बनना एक्सेप्ट नहीं किया है बाय वर्ड्स, लेकिन अपने आचरण से वो क्या कर रहा है, फर्म को छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, आचरण के द्वारा उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है, भले उसने नोटिस नहीं दी है, लेकिन लोगों को दिख रहा है कि भैया तुम अब भी पार्टनर बने हुए हो, तो अब वो पर्सनली बिल्कुल वैसे ही लायबल होगा जैसे अन्य पार्टनर थे, ठीक है, लॉस के लिए। जो पहली क्लास सुबह के लिए उसको अच्छे समझ में आती होगी। चलो देखते हैं लायबिलिटीज ऑफ माइनर, उत्तरदायित्व, ठीक है, क्या क्या अभी तक हम उसके अधिकार देख रहे थे, अब देखते हैं क्या दायित्व होता है। सबसे पहला दायित्व होता है जो सेक्शन 33 में दिया हुआ है, सेक्शन 30 के सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है, ठीक है, किसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, क्या दिया हुआ है, ऐसे नाबालिग का शेयर फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन नाबालिग ऐसे किसी भी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। हमने ये चीज पहले भी देख ली है, ठीक है, ऑलरेडी देख ली है उत्तरदायित्व में, कि क्या देखा है कि वो पर्सनली दायित्व नहीं होगा, ठीक है, उसका पर्सनल प्रॉपर्टीज के लिए दायित्व नहीं होगी, लेकिन अगर फर्म में उसका कोई हिस्सा है और फर्म को कोई नुकसान होता है, ठीक है, तो वो हिस्सा उसका दायित्व के अधीन आएगा, ये हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है सेक्शन 30 की सब सेक्शन 5 to 9 तक, ठीक है, जब वो 18 साल का हो जा रहा है, वयस्क हो रहा है, ठीक है, जब वो क्या हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है या 18 प्लस हो जा रहा है, तब उसका दायित्व क्या है। अभी तक तो हम देखो हमने जो ऊपर पढ़ा था ना, बस वही चीजें सेम टू सेम है, अब हम सेक्शन वाइज इसको रिवीजन कर रहे हैं, समझ लो, ठीक है। जब वो 18 साल का हो गया, अब उसे 6 महीने का समय दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आप ये तय कर लो कि आपको फर्म छोड़ना है या आप पूर्ण भागीदारी बनना चाहते हो, ठीक है। इसे नाबालिग के पसंद के आधार पर छोड़ दिया जाता है, अर्थात फर्म से वो बाहर निकलना चाहता है या उसमें बने रहना चाहता है, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि आप पार्टनर बनोगे कि अब आप छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप पार्टनर नहीं बनोगे तो आपको पूरी तरह से फर्म से निकाल दिया जाएगा या अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि अब आप नाबालिग नहीं रह गए हो, ठीक है। जहां नाबालिग दावा करता है कि उसे अपने प्रवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उसने जानकारी की 6 महीने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो यह साबित करने का भार नाबालिग पर होगा कि उसे कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। ये दूसरा रूल है। देखो अभी हमने कहा जब वो 18 साल का होता है तो उसको बताया जाएगा, जिस दिन 18 साल का हो गया उसको ये बताया जाएगा कि आप 18 साल के हो गए हो, अब आप चूज कर लो, आपको छोड़ना है
आपको छोड़ना है कि आपको पार्टनर बनना है, ठीक है? ठीक है, उस 6 महीने के अंदर उसको चूज करना ही होगा। चलो, उसको चूज करना होगा। ये 35 में दिया गया है, ठीक। सब सेक्शन याद करना लॉ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एलएलबी के लिए, एलएलएम एंट्रेंस वगैरह के लिए तो है ना। मान लो कि 6 महीना या कुछ दिन बीत चुका है और नाबालिग कहता है तो मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं थी, ऐसे 6 मंथ वाली मुझे तो कोई बताया ही नहीं था। एक काम कीजिए, आप मुझे फिर से 6 महीने का टाइम दीजिए, ठीक है। नाउ तो क्या कोई भी मुंह उठा के दे देगा? ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नाबालिग पर ये भार होगा, सबूत का भार होगा कि वो साबित करे कि उसे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भाई मान लो हम आप जानकारी दे रहे हैं, देखो जो नाबालिग है और उसको अगर बी जानकारी दे रहा है तो हो सकता है बी ने किस तरह बोल के किसी किसी तरह से किया होगा, बोल के किया होगा, लिख के किया होगा, है ना। बी तो बोला मैंने जानकारी दी थी, मैंने तुरंत इनको जानकारी दी थी, मैं क्यों उनको होल्ड करूंगा, ठीक है, मैं क्यों उनको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे नहीं मुझे जानकारी नहीं थी, नाबालिग बोल रहा है। तो अब ये नाबालिग के ऊपर भार है। देखो सबूत का भार ना इंडियन एविडेंस एक्ट में है, तो वहां हम पढ़ेंगे क्या होता है। जो व्यक्ति हार जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट नया वाला बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता भारतीय सॉरी बीएसए में, भारतीय साक्ष्य दिल्ली में, जो व्यक्ति हार जाएगा अगर उसने सबूत नहीं दिया केस को, तो इसमें कौन केस हार जाएगा? ये हार जाएगा ना, अगर क्योंकि उसे ही साबित करना है कि मुझे तो टाइम का पता नहीं था। तो सबूत का भार किस पे होगा? ए पर। ये बदलता रहता है। अब मान लो ए ने सबूत दे दिया, अब बी को सबूत देना होगा कि नहीं ये जो सबूत दिए हैं ए ये गलत है, और अगर बी सबूत ऐसा नहीं दे पाए तो बी हार जाएंगे। सबूत का भार का नियम है ये, ठीक है। ये अलग से टॉपिक है पूरा। चलो अगला टॉपिक क्या है? थर्ड वाला, व्हेन माइनस बिकम अ पार्टनर। जब अवयस्क क्या होता है? पार्टनर बन जाता है। देखो ये इंग्लिश वाली हेडिंग है, इस इंग्लिश वाली हेडिंग का मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हेडिंग नहीं है, ठीक है। सो वही वाला हेडिंग तुम यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख लेना। जब अवयस्क क्या बन जाता है? पार्टनर बन जाता है, ठीक है। किस धारा में है? धारा 30(7)(1) में। ये थर्ड है। सबसे पहला क्या था? जब अवयस्क था, ठीक है, कोई दायित्व तो नहीं था। दूसरा था जब अवयस्क से वो क्या हुआ? वयस्क हो गया, उसका कुछ दायित्व बना, 18 साल का हुआ तो, है ना, चूज करना पड़ेगा उसे 6 महीने के अंतर्गत। अब दे रहा है जब वो जो अवयस्क है वो वयस्क होने के बाद पार्टनर बन जाता है, तब क्या होगा? उसे एक सामान्य भागीदार माना जाएगा। वो क्या हो गया? एक नॉर्मल पार्टनर हो गया, लेकिन वो साझेदारी के लाभों में पहली बार शामिल होने के बाद से फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। देखो ये क्या बोल रहा है? मान लो आज कितनी तारीख है? मान लो 1 तारीख है, आज 18 तारीख है। तो ये बोल रहा है 18 तारीख को जिस दिन वो पार्टनर बनेगा वो क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल पार्टनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल पार्टनर हो जाएगा, ठीक है, समान बाकी पार्टनर्स की तरह नॉर्मल। बट देखो हर पार्टनर क्या होता है? हर प्रकार के फर्म के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे लाभ हो और चाहे लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, है ना। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस तारीख को वो पार्टनर बनेगा उस तारीख के बाद फर्म ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो प्रॉफिट का हो और चाहे लॉस का, उसी के लिए वो जिम्मेदार होगा। उस तारीख से पहले जो फर्म ने काम किए थे, मान लो 18 से पहले कितना था? 17 तारीख का था। मान लो 18 से पहले 15 तारीख को फर्म ने कोई काम किया था, चाहे 17 को ही मान लो, है ना, 17 को मान लो, एक दिन पहले का एग्जाम्पल हो, और फर्म को क्या हुआ था? 50 लाख का क्या हुआ था? नुकसान हो गया था। अब ये जो 50 लाख का नुकसान होगा कौन भरेगा? सारे पार्टनर्स भरेंगे। तो भाई माइनर भी तो पार्टनर हो रहा है, उसको भी तो भरना चाहिए। लेकिन ये रूल कहता है नहीं, जिस तारीख को वो पार्टनर बना है उस तारीख के बाद वाली डेट पे ही जो नुकसान या फायदा या काम हुआ है उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, उस तारीख के बाद से। चलो दूसरा क्या हो गया इसी में? फर्म की संपत्ति और मुनाफे में उसका हिस्सा वैसा ही रहेगा जैसा कि उसके आवश्यक होने के दौरान था, और उसका प्रॉफिट और लॉस उसका हिस्सा पार्टनरशिप में था एज ए माइनर, ठीक है, एज ए माइनर। अब भी उसका हिस्सा वैसे ही रहेगा, बढ़ नहीं जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टनर बन गया। देखो उसको पहले से मेंबर बनाया गया था, पार्टनर नहीं बनाया गया था। पार्टनर मतलब उसके ऊपर लॉस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली गई थी।
कौन बनाया था? बाकी पार्टनर्स ने मिलके बनाया था, ठीक है, किसको भी एक मेंबर बना लेते हैं, लेकिन चूंकि वो संविदा करने के योग्य नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और लॉस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होने के कारण वो पार्टनर पूर्णता नहीं था, अब वो पूरा पार्टनर हो गया, ठीक है। चलो, ये दोनों इंग्लिश वाला है। ओके, चौथा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये देखो चौथा हेडिंग है, इस हेडिंग की भी मैंने हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया है। क्या होगा जब जो माइनर है वो इलेक्ट करता है? इससे पहले हमने देखा कि वो इलेक्ट करता है पार्टनर बनने का, लेकिन क्या होगा इफ ही डिड नॉट लाइक टू बी अ पार्टनर, ठीक है, अगर वो पार्टनर बनना चूज नहीं करता है तो क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था? आई अंडर, तभी मैंने कहा था मेरा कुछ छूट रहा है ना, वो मैंने नीचे वो नहीं किया था, ठीक है, स्लाइड नहीं ले गई थी मैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो पार्टनर बनने से मना कर देता है? तो उसके अधिकार और दायित्व उस समय तक समान बने रहेंगे जिस समय तक सार्वजनिक सूचना दी जाए। तो जब तक नोटिस में ये नहीं दिखा दिया जाता है कि वो पार्टनर नहीं बन रहा है, वो पार्टनर ना बनना स्वीकृत कर रहा है, ठीक है, तब तक उसको वो सारे लाभ और फायदे प्राप्त होते रहेंगे और उसके सारे राइट ड्यूटीज बने रहेंगे, ठीक है। जिस तारीख को नोटिस आ जाएगा, सब लोग जान जाएंगे, उस तारीख से उसके हिस्से का जो भी प्रॉपर्टी में था, ठीक है, उसका हिस्सा अब भी बना हुआ है, बस सिर्फ इतना है कि वो उसका वो हिस्सा जो है ना दायित्व के अधीन नहीं रह जाएगा। अगर फर्म को कुछ नुकसान होता है तो उसके अधीन नहीं रह जाएगा। वह अपनी संपत्ति और लाभ के हिस्से को वापस पाने के लिए फर्म के भागीदारों पर मुकदमा चलाने का हकदार होता है। ये तीनों, ये हम सेम टू सेम देख चुके हैं, ठीक है, सेम चीजें दोबारा है, कुछ अधिकार में कर दिए, कुछ दायित्व में कर दिए, ठीक है। चलो, जब जहां नोटिस के बावजूद नाबालिग ऐसा कार्य करता है जो यह दर्शाता है कि वह फर्म में भागीदार है, चलो, धारा 28 अर्थात इस कृत्य से बाहर रखने वाला व्यक्ति तुरंत अस्तित्व में आ जाता है और उस व्यक्ति के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है जिसने उस प्रतिनिधित्व पर विश्वास करते हुए फर्म को ऋण दिया था। 39 क्या बोल रहा है ये? ए माइनर था, ठीक है, ये क्या था? माइनर था। इसने चूज किया कि मैं तो पार्टनर नहीं रहूंगा भैया, कौन जो है क्या कहते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई बात नहीं, मैं तो पार्टनर नहीं रहूंगा। नोटिस भी आ गई, ठीक है, सब जान गए, ठीक है, सब जान गए कि अब वो पार्टनर नहीं है, और जब वो पार्टनर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी और वगैरह कुछ रिस्पॉन्सिबल होगी नहीं, वो फ्री हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर बेईमानी थी, ठीक है, जैसे जैसे दिमाग बड़ा हो रहा, जैसे जैसे उम्र बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे शैतानी भी ज्यादा आ रही थी, ठीक है। अब भी ये सबको शो कर रहा था कि नहीं, मैं तो अब भी उस फर्म का हिस्सा हूँ भाई, देखो मैं तो रोज जाता हूँ वहां पर बैठता हूँ, क्या बात कर रहे हो। और इस भरोसे पर एक व्यक्ति है एक्स, उसने क्या किया, फर्म को कुछ प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, और फर्म को लॉस हो गया। नाउ देखो, ये ना ही पार्टनर है और ना ही उसमें कोई और प्रकार का इसका प्रेजेंटेशन है फर्म में, फिर भी चूंकि इसकी धोखाधड़ी के कारण एक्स ने उस पर भरोसा करके फर्म को प्रॉपर्टी दी है, तो ये क्या हो जाएगा, अब रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, उस धोखाधड़ी लॉस के लिए जिस पर भरोसा करके एक्स ने क्या किया है, पैसा दिया, ठीक है। चलो, ये आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने फिर कहा है, जैसे पूरी कहानी हम लिखे रहते हैं ऊपर, जो भी हम लिखे रहते हैं उसी को शॉर्ट में करके पहले हमको लिखना रहता है। हाँ नहीं, हम तुमको टाइम देंगे क्वेश्चन पूछने का, ओके, ठीक है। कंक्लूजन होने के बाद तुम अपने ऊपर जो भी तुम लिखो सबको शॉर्ट में लिख दो, फिर एक लाइन लास्ट में जो तुम खुद से एकदम समझे उसको लिख दो, ओके। तो इतनी क्लास काफी थी इस सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक यहीं खत्म होता है, तुम्हारे एग्जाम में 90% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नाउ अब तुम लोग क्वेश्चन करो, हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, ओके, तब तक के लिए चलो बाय।